हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम यूपीपीएससी 2023 के मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम पेपर 5 एंड पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूं कि हम कैसे फॉलो करेंगे। इवन मैं इससे पहले भी अपने हर एक क्वेश्चन से पहले स्ट्रेटेजी डिस्कस करता हूं कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम पेपर 5 एंड पेपर 1 की सीरीज ऑलरेडी आप प्लेलिस्ट में से जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में ये लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी पेपर 5 और पेपर 1 कर रहे हैं। हम 2023 के हम सारे पेपर कवर करेंगे, फिर पेपर हम 6 एंड 2 देन 3 और 4। इससे क्या होगा कि आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और आपके ऊपर एक बर्डन भी नहीं आएगा। आप धीरे धीरे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अभी कुछ भी क्वेश्चन में कुछ पता नहीं चल रहा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तब भी आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे आप अपना आंसर देखकर लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आप अगर देखकर लिखेंगे तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप्ड होगी, एक हैबिट डेवलप्ड होगी कि आपको लिखना है। तो आप लिखते रहिए और जितना लिखेंगे आपकी मसल मेमोरी स्ट्रांग होगी, जो आपकी हेल्प करेगी डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए एग्जाम हॉल में। क्योंकि एग्जाम हॉल के अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपने उसमें ज्यादा सोचने का टाइम लगा दिया ना तो आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ क्वेश्चंस की आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको ऑलरेडी आता हो। कुछ क्वेश्चंस का अगर 20 में से अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन ऑलरेडी आपको अच्छे से आता होगा ना, तो ये आपकी बाकी के जो 15 क्वेश्चन है ना, अगर आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बिल्कुल नहीं आते हैं, तो आपको वहां सोचने का टाइम मिल जाएगा और आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली इस एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ऑफ कंटेंट मैटर नहीं करती है। क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हो और आपने मेंस के लिए पढ़ा है तो आपके पास इनफ कंटेंट है। इवन आपके पास इतना कंटेंट है कि अगर आपसे बोलेंगे कि भाई हमें ये 125 वर्ड्स में आंसर लिखेंगे, तो आप 200 क्या आप पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, 500 और 1000 वर्ड्स का। तो इसलिए यहाँ पे नॉलेज नहीं चेक करनी है, यहाँ पे चेक करना है कि आप जो वर्ड लिमिट है उसके अंदर अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अगर सपोज आपको इंट्रोडक्शन लिखना है तो आपको 30 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखना है सपोज। तो ये नहीं है कि आप 30 वर्ड्स में क्या क्या, अब आपको चॉइस ऑफ वर्ड्स होनी चाहिए और कंटेंट होना चाहिए कि आप इन 30 वर्ड में अपने इंट्रोडक्शन को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत हेल्प करती हैं आंसर लिखने के लिए। और मैं आपको बताता हूं कि जो आंसर है ना हमारा, वो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: इंट्रोडक्शन, सेकंड बॉडी एंड थर्ड इज कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हैं? इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्चुअल इंट्रो लिख सकते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं आप। या अगर आपको किसी पर्टिकुलर जो भी कीवर्ड है उसकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप कीवर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और आप कोई आर्टिकल लिख सकते हैं अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है। आप सेक्शन लिख सकते हैं, केस लॉ लिख सकते हैं। या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं या उसका करंट सिनेरियो क्या है। आप डेटा कोई पुट कर सकते हैं, कोई फिगर आपको पता है तो वो पुट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगी। डेटा, फिगर, चार्ट्स, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, ये आपको एक्स्ट्रा 1 से लेके 1.5 मार्क्स तक भी दिला सकते हैं। यही
एक डिसिसिव फैक्टर होता है कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए होगा या नहीं, क्योंकि 8 में से 5 मार्क्स कोई भी ला सकता है जिसने अगर प्री अच्छे से पढ़ा है और मेंस की तैयारी की है, तो वो कुछ भी लिख कर आएगा, अच्छा लिख कर आएगा और 5 मार्क्स इजीली गेन कर सकता है। बाकी जो 6.5 से 7 नंबर का गेम है, वो गेम वही जीतेगा जो इन सब चीजों को फॉलो करेगा। नेक्स्ट हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर सबसे लिखने का अच्छा तरीका होता है जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन में डिमांड है, आप उसको एज अ हेडिंग प्रेजेंट कीजिए। जो भी आस्क है, क्वेश्चन की डिमांड है, आप उसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में सबसे पहले तो ये चीज होती है कि आप ना समराइज करिए अपने आंसर को। समरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिनॉप्सिस, समरी, ये चीजें आपको आनी चाहिए लिखनी, क्योंकि आप आगे भी जाके जब आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स को समराइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं। अगर कोई कमेटी रिलेटेड है उससे, तो आप उसकी रिकमेंडेशंस भी लिख सकते हैं। आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, स्कीम्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और आप अपना आंसर एक पॉजिटिव नोट के साथ उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यू एडेड थिंग्स हैं जो आपकी मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी। और कुछ चीजें यहाँ पे हम कैसे फॉलो करेंगे, तो आपको मैं बताता हूँ कि आप एक नोटबुक लीजिए या A4 पेपर लीजिए, उसमें आप ऐसे पार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए और अपने से आंसर लिखिए। ये 2 सेक्शन बना दीजिए आप कीवर्ड्स के। एक कीवर्ड्स यहाँ पे वो लिखिए जो आपने लिखे हैं, और ये आप जो मॉडल आंसर से देखेंगे वो कीवर्ड्स लिखिए। तो आप अपनी ही एक बुकलेट तैयार कर लेंगे कीवर्ड्स की, जो आपकी मेंस में लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, वो काफी सारे आंसर्स में आप लिख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक कीवर्ड्स तैयार हो जाएंगे जहां आप काफी जगह लिख सकते हो। तो आप ऐसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिकॉल करने में इतना इशू नहीं आएगा एग्जाम के टाइम में। तो इसको फॉलो कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि हमने हिंदी में भी स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं पहले इंग्लिश में डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हिंदी का। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो डायरेक्ट इसके बाद हिंदी मीडियम वाले इस पे जंप कर सकते हैं। और हिंदी में मैंने जस्ट ट्रांसलेट किया है, तो अगर उसमें कुछ एरर होता है या मिस्टेक होता है तो प्लीज आप मैनेज कर लीजिए थोड़ा, और उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। कुछ उसकी व्याकरण वगैरह में मिस्टेक हो सकती है, और बाकी जो वैसे कीवर्ड्स होंगे उसकी ट्रांसलेशन मैंने देखा है वो काफी हद तक बिल्कुल सही है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा डे 17 है। तो हमें सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आपको पहले डायरेक्टिव देखने हैं, डायरेक्टिव्स क्या हैं क्वेश्चन में, फिर देखने कीवर्ड्स क्या हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे थ्रो लाइट, ये हमारा डायरेक्टिव हो गया। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वॉरियर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल 1857, 1857 की जो क्रांति हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से वॉरियर्स थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए आंसर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1857, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ऑफन रेफर्ड टू एज ए सिपाही म्यूटनी।
सॉ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वॉरियर हेलिंग फ्रॉम। अच्छा, आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है इसको, और किसने सिपाही म्यूटनी बोला है। ओके, तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट भी है। आप बताइए, फिर मैं आपको मेंशन कर दूंगा कमेंट में। सिपाही म्यूटनी सॉ ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द वॉरियर हेलिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो हमने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि 1857 का जो सिपाही म्यूटनी हुई थी, उसमें सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो दिया था उत्तर प्रदेश के वॉरियर्स ने। ए रीजन दैट बिकम द एपिसेंटर ऑफ द रिबेलियन अगेंस्ट द British rule. The valor and sacrifices of these warriors played a crucial role in the igniting the struggle of freedom across India, laying the groundwork for subsequent resistance movement against colonial oppression. एक कॉन्टेक्चुअल इंट्रो हो गया हमारा, जिसमें हमने बता दिया कि हम इसको वॉर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं और सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं। अब हम बॉडी बॉडी में मैंने आपको बताया जो हमसे क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन की आस्क है, हम उसको एज अ हेडिंग ही बना देंगे। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख दी है द कंट्रीब्यूशन ऑफ वॉरियर ऑफ द उत्तर प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल 1857। तो ये क्या, स्पार्क ऑफ रिबेलियन, द सिपाही म्यूटनी इन मेरठ। ठीक है, मेरठ में जो सिपाही म्यूटनी हुई थी उसमें पहले हम आप बताएंगे कि कौन कौन से एरियाज में म्यूटनी हुई थी। उत्तर प्रदेश विद स्ट्रेटेजिक लोकेशन लाइक मेरठ, लखनऊ, Kanpur and Jhansi become the battleground for some of the most intense confrontations between British forces and Indian rebels. The uprising in Meerut on 10th May 1857 को हुआ था, ये हमने डेट भी मेंशन कर दिया। Marked the beginning of the revolt, with the soldiers refusing to use new rifle or cartridge believed to be greased with cow and pig fat, offending both Hindu और Muslim। अब एम्बलम हीरोज जो थी, ये रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी और नाना साहिब। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी? झांसी, एंड नाना साहिब कानपुर। Among the notable warriors from UP was Rani Lakshmibai of Jhansi, who became a symbol of resistance against the British rule. Her leadership during his reign, आप यहाँ पे सिर्फ हेडिंग रानी लक्ष्मीबाई भी डाल सकते हैं, फिर उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिर नाना साहिब, ऐसे करके आप अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं, मेरठ के, लखनऊ के, कानपुर के एंड झांसी के। Her leadership during the siege of Jhansi and her subsequent battle are legendary, showcasing her strategic acumen and bravery. Another prominent figure was Nana Sahib of Kanpur, who led one of the most formidable uprising against the British through ultimately unsuccessful resistance in Lucknow. लखनऊ की अगर हम बात करते हैं, the resistance of the freedom fighter under the leadership of Begum Hazrat Mahal, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेगम हजरत महल जी, was remarkable. Her ability to mobilize and lead her forces against the British exemplify the indomitable spirit of the Indian rebellion. आप कंक्लूजन दे सकते हैं इसमें, द वॉरियर्स of the Uttar Pradesh were instrumental in freedom struggle 1857, showcasing unparalleled bravery and making significant sacrifices. Their contribution not only marked the beginning of the widespread national movement for independence, but also inspired future generations to continue the fight against colonial rule. The legacy of this warrior remains a source of inspiration and testament to the enduring spirit of resistance against oppression. तो हमने ये इंग्लिश वाला पार्ट डिस्कस कर लिया है, अब हम हिंदी वाला भी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, और मैं इसकी पीडीएफ अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। अब हिंदी में 1857 में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के स्वतंत्रता संघर्ष के योगदान पर हमें प्रकाश डालना है। मॉडल उत्तर परिचय में लिखेंगे 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिससे अक्सर सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये आप बॉक्स में भी कर सकते हैं।
में उत्तर प्रदेश यूपी के योद्धाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का केंद्र बन गया था। इन वीर योद्धाओं के शौर्य और बलिदान ने पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला को प्रज्वलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और औपनिवेशिक दमन के विरुद्ध बाद के प्रतिरोध आंदोलन की नींव रखी। अब विषय वस्तु में हम क्या लिखेंगे? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं का योगदान क्या है, ये हमारी हेडिंग हो गई। विद्रोह की चिंगारी मेरठ में सिपाही विद्रोह हुआ था। मेरठ, लखनऊ, कानपुर और झांसी जैसे रणनीतिक स्थानों वाला उत्तर प्रदेश ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय विद्रोहियों के बीच कुछ सबसे गहन संघर्षों का युद्ध क्षेत्र बन गया। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई, जहां सैनिकों ने नई राइफल को कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया, जिन्हें गाय और सुअर की चर्बी से सना हुआ माना जाता था, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धार्मिक भावनाओं को आहत किया। प्रतीकात्मक नायक कौन कौन है? रानी लक्ष्मीबाई जी और नाना साहेब। रानी लक्ष्मीबाई कहां से थी? झांसी से, और नाना साहेब कानपुर। यूपी के उल्लेखनीय योद्धाओं में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। झांसी के घेरे और उसके बाद के युद्धों में उनका नेतृत्व प्रसिद्ध है, जो उनकी रणनीतिक कुशलता और वीरता का प्रदर्शन करता है। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति नाना साहिब थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे भयानक विद्रोह में एक का नेतृत्व किया, हालांकि अंततः वो असफल रहे। लखनऊ में दृढ़ प्रतिरोध कहां से हुआ? लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों का दृढ़ प्रतिरोध उल्लेखनीय था। अंग्रेजों के खिलाफ अपने बलों को जुटाने और उनका नेतृत्व करने की उनकी क्षमता ने भारतीय विद्रोह को अदम्य भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया। डिस्कस करते हैं हम। उत्तर प्रदेश के वीर योद्धा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने अद्वितीय वीरता का प्रदर्शन किया और महत्वपूर्ण बलिदान दिए। उनके योगदान ने न केवल स्वतंत्रता के लिए व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए भी प्रेरित किया। इन वीर योद्धाओं की विरासत प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और यह दमन के खिलाफ प्रतिरोध को अविचल भावना का प्रमाण है। तो हमने ये हिंदी में भी डिस्कस कर लिया, तो आप लिखते रहिए और आप अपने फीडबैक्स भी देते रहिए, जिससे कि हमें पता लगे कि हमें आगे वीडियो किस पे बनानी है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। Like and subscribe for more videos. Bye bye.